नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें वो तीन तरफ से समंदरों से घिरा हुआ है और इन समंदरों के साथ जहाँ तमाम तरह की छवियाँ हमारे दिमाग में हैं, जहाज़रानी की जहाँ छवियाँ हैं दुनिया के तमाम और मुल्कों में समंदर के रास्ते जाने की, वहीं एक लंबा समृद्ध इतिहास है जिसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन इतिहास की इन परतों के पीछे जो हिंद महासागर का इतिहास है, जो भारतीय समुद्र तट का जो इतिहास है, उसके इर्द गिर्द बाजार का, व्यापार का जो इतिहास है, उसके इर्द गिर्द सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो इतिहास है, ऐसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबी मलूनी। डॉक्टर रूबी मलूनी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले राज्यसभा टीवी को अपना समय देने के लिए। आप अध्यक्ष हैं इतिहास विभाग की मुंबई यूनिवर्सिटी में। किस तरह से आप देखती हैं, जैसे ही हम कहते हैं कि जहाज़रानी का या मैरीटाइम हिस्ट्री जो हमारे देश की है, कितनी पुरानी और कहाँ से इसका सिलसिला शुरू किया जाए? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि पहला जहाज़ हमने बनाया, पहली तैयारियां हमने की बाहर जाने की, नाव को हमने खोज के समंदर में उतारा, दरिया में तो कई जगहों पे घूमती थी। ऐसी तमाम सारी नई पुरानी बातों में, छोटी बड़ी कहानियों में, पौराणिक कथाओं के बीच में इतिहास दस्तक कहाँ देना शुरू करता है? शुक्रिया। हम ये कहना चाहेंगे कि जो इंडियन ओशन स्टडीज़ हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया बन गया है अभी पढ़ाई के लिए, और ये ग्लोबलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। और बहुत, अगर इतिहास के तौर से देखा जाए तो ये बहुत बहुत सालों के पहले समझ लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन से अगर देखा जाए तो उस वक्त से ही ये चल रहा है। हिंद महासागर के जो सेंटर हम हिंदुस्तान को ही समझ सकते हैं, और सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, और 17वीं सदी में इसका इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ सकता है इतिहास के तौर पर। जहाज़ बहुत थे हमारे पास। मुग़लिया ज़माने में एक मुग़ल एडमिरल्टी के नाम पे जाना जाता था, और ये ईस्ट कोस्ट पर इनका हेडक्वार्टर्स था। और हालांकि मुग़ल एम्पायर को एक कॉन्टिनेंटल एम्पायर माना जाना है, इसके बावजूद भी मुग़ल एम्पायर के पास एक एडमिरल्टी भी था, और इसके साथ साथ बहुत सारे वणिक थे। वाणिज्य के ज़रिए बहुत काम चलता था, जैसे गुजरात में, और मैं ख़ास तौर पे गुजरात के तरफ नज़र डालूँगी कि गुजरात के जो सारे बंदरगाह हैं, सूरत की मैंने ज़िक्र की है, और फिर खंबात और बरूच, और ये सारे जगहों पे बहुत सारे शिप बिल्डिंग का भी कारोबार चलता था। तो 16वीं सदी में खंबात का बहुत इम्पोर्टेंस था, और मलाबार के तट पर भी बहुत सारे पोर्ट्स थे, कोरोमंडल कोस्ट पर बहुत सारे पोर्ट्स थे। तो ये सारे पोर्ट्स की जो इतिहास है, इसके ऊपर आजकल सीनियर स्कॉलर्स, जूनियर स्कॉलर्स, जो ऐतिहासिक ना भी हों पर अपने एज फिक्शन और एज जस्ट ए इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी बहुत कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर। किताबें लिखी जा रही हैं, नॉवेल्स लिखी जा रही हैं, और जैसे मैंने पहले कहा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जो हिस्टोरियंस हैं बाहर के, उनके साथ भी मिलके बहुत 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 काम चल रहा है इंडियन ओशन स्टडीज़ के ऊपर। जब हम इतिहास की बात करते हैं, खास करके जो समुद्रों से लगा हुआ हमारा पूरा ट्रेड है और जो हमारा अतीत है, उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो कि हमें सुनने को मिलता है अपने लोगों के बीच में, जिन्हें पौराणिक कथाओं के ज़रिए बताया जाता है, जो हमारे पास इस सिलसिले से आता है कि वो हमारे अतीत के रिचनेस के प्रमाण के तौर पे सामने रखा जाता है। लेकिन दरअसल इतिहास बताने में हमने इंडियन ओशन स्टडीज़ को कहाँ पे रखा है, और क्या हम उसको अपने लोगों को वाकई सही तरीके से बता पा रहे हैं? या मेरे पूछने का मतलब यह है कि जो इतिहास हम जानते हैं इंडियन ओशन स्टडीज़ के बारे में, वो कितना सही है? उसमें टेक्स्ट बुक्स का रोल क्या है, फोकलोर का रोल क्या है? जी, पर इसके जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के उद्घाटन की गई 28 दिसंबर को, तो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने भी जिक्र किया मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में, अगर आपको याद होगा तो हम भी काफ़ी आश्चर्य में आ गए कि हमारे जो माननीय वाइस प्रेसिडेंट है वो तरह तरह के टॉपिक्स उठा सकते थे, पर उन्होंने मैरीटाइम हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़ोर देके उन्होंने अपने स्पीच में बात की। तो इसी से भी जाहिर होता है कि मैरीटाइम हिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है आजकल जियोपॉलिटिक्स में। और आपके सवाल के मैं जवाब दूंगी, पर आज के कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में भी हम देखते हैं हमारे भारत सरकार भी एम्फसाइज कर रहा है हिंद महासागर की तरफ क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज के वर्तमान काल में जो है उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए भी हमें इतिहास के तरफ गौर करना पड़ेगा। और आपके सवाल का ये जवाब है कि मैरीटाइम ट्रेडिशन, मेरे ख्याल से आप उसके तरफ बात करना चाहते हैं। मैरीटाइम ट्रेडिशन ये हिस्टोरिकल बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे कुछ संगीत है, कुछ एथनो म्यूजिकोग्राफी है, जिसमें कुछ जैसे उदाहरण के तौर पे सिद्धीज ऑफ जंजीरा, जंजीरा एक इलाका है कोंकण कोस्ट के पास, हमारे बम्बई के पास, वहाँ पे सिद्धी बोल के कम्युनिटी थे और आज भी हैं। तो उनके क्या ट्रेडिशंस हैं और उनके म्यूज़िक के, उनके फोक म्यूज़िक के ज़रिए भी हम मैरीटाइम हिस्ट्री को सामने ला सकते हैं। एक उदाहरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़रिया से। तो मैरीटाइम ट्रेडिशन और मैरीटाइम हिस्ट्री दोनों एक साथ युक्त हैं, दोनों में ख़ास फ़र्क नहीं है। और आजकल हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो ओरल हिस्ट्री के तरफ बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो ओरल हिस्ट्री का आजकल बहुत महत्व है। तो शायद मैरीटाइम हिस्ट्री में भी ओरल हिस्ट्री को हम साथ में ले सकते हैं। इसमें म्यूज़िक आ सकता है, इसमें ट्रेडिशंस आ सकते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी शिप बिल्डिंग ट्रेडिशन हिंदुस्तान के अलग अलग तट पे, जैसे मैंने पहले कहा कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट, गुजरात कोस्ट, ये भांति भांति के इलाकों में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी दोनों तरफ हैं। तो दोनों तरफ के अलग ट्रेडिशंस हैं। वेस्टर्न कोस्ट में, पश्चिम कोस्ट में, पश्चिम तट पर ढाव का ट्रेडिशन है, जहाज़ जो बनते थे, जो आज हमें दुबई अगर हम गए तो दुबई में हमें ऐसे जहाज़ दिखेंगे, तो वो ढाव किस्म की कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आता था। ईस्ट कोस्ट में जंक, चाइनीज़ जंक, वो एक नाम है जहाज़ का, उस किस्म के जहाज़ बने जाते थे। तो ये सब आज भी मौजूद है। इतिहास कोई अलग चीज़ नहीं है जो वर्तमान काल से अलग है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो जहाज़ को बनाने की जो टेक्निक है, ये हमारी अपनी इवॉल्व की हुई है या हमने जो कल्चरल और ट्रेड एक्सचेंजेस थे उसके दौरान दूसरों से उसको सीख के इम्प्रोवाइज़ भी किया है? कहाँ से ये आती हैं चीज़ें? जैसे आपने कहा कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में फ़र्क है हमारे जहाज़ों के डिज़ाइन में, उनको बनाने के तरीके में, उनके शेप और फाइनल आउटकम में। वो फ़र्क किस वजह से है और उसके लिए किस तरह के इन्फ्लुएंसेस को आप देखती हैं? या ये हमारी अपनी टेक्निक्स थी, ज़रूरत के हिसाब से हमने इनको इवॉल्व किया, या हमने बाकी इन्फ्लुएंसेस को भी लिया, या फिर ये बाहर से आई? इसके बारे में हमें बताएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक तो कारण, अलग अलग कारण है, पर मेन कारण है भूगोल के ऊपर। हम भूगोल की तरफ देखेंगे, जैसे कि पश्चिम तट पर अरेबियन सी के तरफ अगर हम देखें तो वहाँ के भूगोल के मुताबिक जहाज़ें बनाई जाती थी। तो इन्फ्लुएंस एक जगह से दूसरे जगह में कैसे ट्रेडिशन अपने आप को ले जाता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी है। और जैसे मैंने कहा कि पूर्वांचल में, फिर वहाँ के उस तरफ के साउथ ईस्ट एशिया का जो इन्फ्लुएंस है, इस हिस्ट्री कांग्रेस में मैंने जो पेपर प्रेजेंट किया है वो था गुजरात का ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। तो आप जानते होंगे कि आज के तारीख में हम चाहते हैं, हिंदुस्तान का नज़र है साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा रिश्ता बढ़ाना है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो कभी कभी लोग सोचते हैं जो हम लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं इसका क्या महत्व है, इसका वर्तमान काल के साथ क्या लिंक है। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ कि अगर गुजरात के क्या लिंक्स थे 17वीं और 18वीं सदी में, 19वीं सदी में साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या ट्रेड था, तो इसका तो आज ज़रूर फ़ायदा होगा अगर कोई ये पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करना चाहे तो इसका बहुत काम हो सकता है। आपके सवाल मैंने पूरा जवाब नहीं दिया कि क्या ये हमारे निजी ट्रेडिशंस हैं या कुछ कुछ बाहर से ट्रेडिशंस आई। ज़रूर आई, क्योंकि 17वीं सदी से जो अंग्रेज़, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी,
फिर फारसी कंपनी, ये सारे धीरे धीरे हिंदुस्तान में आने लगे। उसके पहले 16वीं सदी में पुर्तगाल के सारे नाविक आ गए। मुंबई के आसपास कुछ बस्तियां अभी भी हैं, बिल्कुल है, पुरानी, जिनके पास ये जहाजरानी और मछली पालना और ये सारी चीजें। बसीन बोल के एक जगह है और उसको वसई कहा जाता है, वसई। तो वहाँ पे बहुत बड़े शिपयार्ड्स थे पोर्तुगीज़ के, और आज भी पोर्तुगीज़ के फोर्ट्स, उनके शिपयार्ड्स के कुछ कुछ रह गई हैं। तो ये वेस्ट कोस्ट में तो है ही है। बहुत सारे जगह हैं, जैसे अलीबाग है, जैसे कि बहुत सारे जगह, वेंगुर्ला में डच थे। तो मैं सिर्फ नहीं कहूँगी कि सिर्फ वेस्ट कोस्ट में, पर हाँ बम्बई का रोल है, कलकत्ता का भी बहुत रोल है। और कलकत्ता ख़ास तौर पे ब्रिटिश ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। फ्रेंच का, फारसियों का रहा पौंडीचेरी और चंद्रनगौर। तो ये सारे जगह यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जहाजरानी और इसकी जो पूरी कला है और इसके माध्यम से जो ट्रेड है वो अपने बहुत उन्माद पे रहा, बहुत उरूज पे रहा, बहुत ऊपर वो आया, वहाँ से वो एक पीक पे आता है। लेकिन आपने मुग़ल एम्पायर के टाइम पे जो ट्रेड है और जहाजरानी के माध्यम से जो है उस पर आपने काम किया है, किस तरह से आप उसे हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि मुग़ल पीरियड में जहाजरानी का रोल ट्रेड में किस तरह का है। जी, मुझे फिर लौटना पड़ेगा सूरत के सब्जेक्ट पर, क्योंकि मुग़ल एम्पायर में सूरत सबसे बड़ा पोर्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था, और सूरत को एक अलग जगह से माना जाता था। और वहाँ के जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ के मुतसद्दी थे, सूरत के जो मुतसद्दी थे वो बहुत अमीर थे, बहुत बड़े अमीर घराने के लोग होते थे। और जैसे मैं उदाहरण दूंगी, आज शायद बम्बई एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे में, जिनका मेन जो कस्टम्स ऑफिसर है उनके लिए ऑक्शन की जाती है कभी कभी कि ये पोस्ट किसको दिया जाए। एक ज़माने में होता था, शायद आज नहीं होता होगा। उसी तरीके से सूरत के मुतसद्दी, सूरत के शाहबंदर की ऑक्शन हुआ जाती थी, क्योंकि जो बन सकता था, जो इंसान, जो शख्स बनेगा मुतसद्दी, वो बहुत पैसा बना सकता था। तो आप सोचिए कितना ट्रेड उस जगह से हो सकता था। फ्रेंच शब्द है आंट्रेपो, इट वाज ए आंट्रेपो ऑफ ट्रेड। वहाँ पे स्पाइस ट्रेड और कॉटन टेक्सटाइल्स और इंडिगो, ये सारी चीज़ों की कमोडिटी की एक्सचेंज होती थी। और एक चीज़, सूरत जैसे बंदरगाह में मुग़ल बादशाही के ज़माने में बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स भी आके वहाँ पे बसबास करते थे, सूरत में और दूसरे जगहों में। तो हमारे स्टडी में हम कभी कभी फॉरेन मर्चेंट्स का भी बहुत सारे स्टडीज़ कर लेते हैं। हमारे जूनियर स्कॉलर्स भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। JNU जहाँ पे हम अभी आज बैठे हैं, वहाँ पे भी बहुत स्कॉलर्स इंडियन ओशन स्टडीज़ के ऊपर, अभी तो बहुत सारे स्कॉलर्स हो गए। और हमारे बहुत कोलैबोरेशंस हैं बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो आपने कहा कि 16वीं और 17वीं सदी में बहुत ऊँचे पायदान पे ये पहुँचता है, और 18वीं सदी में हम देखते हैं फिर ब्रिटिश का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। पर मैं ही एक सवाल करती हूँ, मैं ही जवाब देती हूँ कि फिर हमारे जो ओरिजिनल ट्रेडिशन है उसका क्या होता है। पर वो भी कायम रहता है, वो भी कायम रहता है, क्योंकि आज भी अगर आप और हम ऐसे जगह पे जाएं किसी बंदरगाह में, तो हमें हर तरीके से नज़र आएगा कि हमारे शिप बिल्डिंग ट्रेडिशंस, हमारे सी फेयरिंग, वो भी कायम है। हमने सबसे सीख करके चीज़ों को और आगे बढ़ाया है। जी। ब्रिटिश पीरियड में किस तरह से जहाजरानी आगे जाती है, किस तरह से हमारा सामुद्रिक इतिहास आगे बढ़ता है, इन तमाम पहलुओं पे। और एक बात आपको और बताऊं, डॉक्टर रूबी मलोनी ने अमेरिका के इतिहास पे काफ़ी काम किया है। तो ब्रेक के बाद इन दोनों विषयों पर। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग पिछली बातचीत में बात कर रहे थे कि सूरत में मुग़ल एम्पायर के टाइम में और उसके बाद में कैसे पोर्चुगीज़ के टाइम में कैसे फ्रेंच कंट्रीब्यूशन है, ये वेस्ट कोस्ट से थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं कलकत्ता की तरफ, इधर बढ़ते हैं चेन्नई की तरफ, और मद्रास मसाला निकलता है वहाँ से और पूरे यूरोप में, ब्रिटेन में तमाम सारी जगहों पे छा जाता है, तमाम सारे स्पाइसेस वहाँ से निकल रहा है। किस तरह से आप देखती हैं कि इतिहास में, और ख़ास करके जो हमारा ट्रेड का इतिहास है, कल्चरल एक्सचेंज का इतिहास है, उसमें इस दौर का क्या रोल है? अगर हम देख रहे हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी के जो दौर है, तो इस वक्त पूरा जो हिंद महासागर है वो इकट्ठा एक कॉम्पोजिट होल बन जाता है।
और ओशियानिक हिस्ट्री में इसको इकट्ठा अगर हम स्टडी करें तो देखते हैं तमाम बंदरगाह हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया, पर्शियन गल्फ और रेड सी स्पेसिफिकली, उस तरफ से लेकर के फिर ईस्ट अफ्रीका, कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, वहाँ से लेकर के हमारे सूरत से लेकर के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करके फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ और साउथ चाइना के सी तरफ, ये पूरा एक वन यूनिट के तरह से समझा जा सकता है। जो एशिया पैसिफिक के रीजन्स हैं उनके साथ एक्सचेंजेस पे बात बहुत कम होती है। हम लोग अमूमन जब बात करते हैं तो ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अरब सागर के रास्ते हमारी चीज़ें कहाँ पहुँची या यूरोप में कहाँ पहुँची। एशिया पैसिफिक के देशों में, जैसे आपने चीन का जिक्र किया, किन किन देशों से हमारा ख़ास तौर पे ट्रेड रहा है और किस तरह की चीज़ों का ट्रेड होता रहा है? जी, आजकल यकीनन साउथ चाइना सी के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत जिक्र हो रहा है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का रिश्ता आज किस तरीके से नए फ्रेमवर्क में, किसी नए ढांचे में डाला जाए। तो उस वक्त भी 16वीं और 17वीं सदी में, जैसे कि 16वीं सदी में पोर्चुगीज़ का बहुत बड़ा रोल था, तो पुर्तगाल का जो एस्टाडो डा इंडिया था वो पूरा फैला हुआ था, उर्मज़ वेस्ट एशिया उस तरफ से लेकर के, और गोवा, हमारे हिंदुस्तान में गोवा जो वेस्ट कोस्ट पे है, और उस तरफ मलक्का स्ट्रेट्स तक फैला हुआ था। तो पोर्चुगीज़ ने काफ़ी ट्रेड को डोमिनेट किया, शिपिंग को डोमिनेट किया हिंद महासागर में। किस तरीके से ये किया? एक पास सिस्टम, उसको करताज कहा जाता था। करताज के ज़रिए एक लाइसेंस या पास लेना पड़ता था। जो भी जहाज़ में जाते थे उनको ये पास के बगैर वो नहीं ट्रैवल कर सकते थे, और इस तरह से उसकी सिक्योरिटी और मूवमेंट कंट्रोल किया जाता था या उसके ऊपर एक नज़र रखी जाती थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि पायरेट्स बहुत थे, जहाँ पे बहुत ही पैसे हों तो बहुत ऐश्वर्य हो तो वहाँ पे पायरेट्स पहुँच जाते हैं। तो हर किस्म के पायरेट्स भी वहाँ पे मौजूद थे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बनता है। मैं तो यंगर स्कॉलर्स को इस तरीके से अट्रैक्ट करती हूँ कि ताकि कुछ स्टडीज़ करें पायरेट्स के ऊपर, जो बहुत ही एक रोमांचक, वो अभी भी चुनौती बने हुए हैं, और भारत सहित कई और देशों ने भी उस चुनौती को भी पिछले हाल फिलहाल के वर्षों में झेला है। और पायरेट्स वाले सवाल पे ही मैं आना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सामरिक इतिहास की जब हम बात करते हैं, हम युद्धों की बात करते हैं, हम इन्वेजन्स की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे देखती हैं कि जो सामुद्रिक इतिहास है, जो समुद्र के तटों से लगा हुआ इतिहास है, हम कैसे सीख सकते हैं कि क्या हुआ? क्योंकि हवाई जहाज़ बनने से पहले तमाम सारे लोग जो हिमालय पार करके नहीं आ रहे थे, वो समुद्र के रास्ते आ रहे थे, वो खूब सारे लोग आए। कैसे उसकी भूमिका को हम देखें? आपके इस सवाल के दो किस्म के जवाब पेश किया जा सकता है। एक है जो आपने कहा कि समुद्र का क्या रोल है, तो एडमिरल महान का एक थीसिस है जो अर्ली 20वीं सदी में अमेरिकन थे, वो एडमिरल महान, और उन्होंने डिस्कशन सामने लाए कि क्या समुंदर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या क्या ज़मीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, द कंट्रोवर्सी बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर। तो ये डिस्कशन शायद आज भी चल रहा है, और अमेरिका को जब ये लगा कि सी पावर भी इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे ब्रिटिश बहुत सी पावर में आगे बढ़ गए थे, जापान आगे बढ़ गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ पहले 20वीं सदी के पहले के अंश में अमेरिका ने अपनी नौसेना को बढ़ा लिया, अपने शिपिंग को बढ़ा लिया। इसी तरीके से आज हम भी अपने शिपिंग को बढ़ा रहे हैं, और ये एक तरीका है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि शिपिंग जो है ये हमें एक बहुत इम्पोर्टेंस दे सकता है। हिंदुस्तान के लिए भी शिपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नेवी और मर्चेंट नेवी ये दो अलग चीज़ हैं, ये दोनों की तरफ इम्पोर्टेंस हमें देना ज़रूरी है। और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी आई हूँ, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नौसेना था, उन्होंने भी अपने तरीके से महाराष्ट्र में मर्चेंट नेवी और मर्चेंट शिप्स और नेवी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। जी मैम, इससे आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका के साथ, क्योंकि आपने अमेरिका के इतिहास पे काम किया है, जो भारत के इतिहास का और अमेरिका के इतिहास का जो इंटरेक्शन है, उसमें भी क्या समुद्र की कोई भूमिका है? भूमिका तो है, पर अमेरिका इस मैदान में, इतिहास के मैदान में, या हिंदुस्तान के इतिहास के मैदान में कुछ नए पैर रखे हैं, और हमारी इतिहास जुड़ी हुई है पुर्तगाल के साथ,
और उसके बाद ख़ास तौर अंग्रेज़ों के साथ, इसीलिए शायद आजकल हमारा फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेज़ी बन गया है और हिंदी कहने में या हिंदी में बात करने में हम हिचकिचाते हैं। तो अमेरिका का रोल हमारे साथ शायद आज़ादी के बाद से ही माना जा सकता है। और जब पंडित नेहरू के लिए ये दुविधा था कि या वो अमेरिका के साथ दें या सोवियत यूनियन के साथ दें, और अमेरिका का आज और इतिहास के ज़रिए भी देखा जाए तो उनका नौसेना, जो जैसे मैंने अभी कहा, उनका फ्लीट्स बहुत बड़े हैं, और बे ऑफ बंगाल में ये 7th फ्लीट का आना और पूरे इस इलाके में, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और शायद अब मैं इतिहास की बात नहीं करूँगी, वर्तमान का जो सिचुएशन है तो अमेरिका का और हिंदुस्तान का रोल बहुत पास आ रहा है, और उसमें शायद हम कहेंगे कि समुंदर का रोल बहुत बड़ा रोल, आप जानते हैं, सब जानते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है आज के तारीख पे। अमेरिका का जो इतिहास है, क्योंकि वो बहुत लंबा नहीं है, उससे हमारा इंटरेक्शन बहुत लंबा नहीं है, बाकी चीज़ों को हम एक अरसे से जानते आ रहे हैं, इसलिए किस तरह से उसको देखा जाए, क्योंकि जब किसी चीज़ का टाइम स्पैन बहुत कम है तो उसके बारे में किसी एक नतीजे पे बहुत जल्दी पहुंच जाना वो शायद बहुत सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है, या बहुत उसको जल्दबाजी भी कह सकते हैं। इतिहास के टर्म्स में वो एक बहुत छोटी अवधि है, बहुत छोटा समय है। किस तरह से हम देखें अमेरिका को लेकर के, और अमेरिका की छवि आते के साथ में इतिहास नहीं आता है, एक मॉडर्न और एक सबसे आइडियल एग्जाम्पल आता है डेवलपमेंट का, इकोनॉमी का, तमाम इस तरह की छवियां हमारे लोगों के बीच में होती हैं। कई और भी छवियां हैं जो बहुत नेगेटिव है, लेकिन इन सब के बावजूद, जबकि इसके ठीक पैरेलल अगर हम ईरान की बात करते हैं, अगर हम मिस्र की बात करते हैं, अगर हम बरतानिया की बात करते हैं, तो बिल्कुल अलग तरीके की छवियां हैं। उसमें एक इतिहास है, उसमें एक रानी है, उसमें एक किला है, उसमें एक महल है, उसमें युद्ध है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। किस तरह से अमेरिका के इतिहास का अध्ययन बाकी देशों के इतिहास के अध्ययन से अलग है, और क्या एक शॉर्ट हिस्ट्री होना अपने आप में एक चुनौती भी है, एक लिमिटेशन भी है? वो अमेरिका एक बहुत यंग नेशन है और हम लोग एक बहुत ओल्ड नेशन है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम दोनों में बहुत फ़र्क है, हिंदुस्तान और अमेरिका में। दूसरे नज़रिया से देखा जाए तो हम दोनों बहुत बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं, और हम दोनों ब्रिटिश राज से हम आज़ादी पा चुके हैं। तो इस ऐतिहासिक नज़रिया से ये हमारा सबसे कॉमन क्वालिटी है कि हम दोनों ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, वी वर बोथ ब्रिटिश कॉलोनीज़, उनसे हम आज़ाद हुए। तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, इस तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और अमेरिका से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाती हूँ कि अमेरिका ने जो गलतियाँ करी हैं, आपने कहा कि कहीं कहीं छवि इतना सुंदर शायद नहीं नज़र आता है अमेरिका का, तो हम अमेरिका के गलतियों से हम सीख सकते हैं ताकि हम वो गलतियाँ ना करें। आप समझ सकते हैं, ये सामाजिक हो या फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल या आर्थिक हो। जैसे कि 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका में इतना चहल पहल मचा हुआ था हर तरीके से, मोनोपोली, ट्रस्ट सिस्टम, करप्शन, ख़ास तौर पे करप्शन, ये सब चीज़ें अमेरिका ने एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के नाते कुछ रिफॉर्म्स लाए। तो अगर 20वीं सदी के शुरुआत में उनका ये तस्वीर था, तो शायद हमारे 21वीं सदी के शुरुआत में हमारा सिचुएशन कुछ एक ही जैसा नज़र आ रहा है। और अमेरिका के इतिहास पढ़ के हम हमारी गलतियों को शायद सुधार पाएंगे, उनके लेसन्स लेके। बाकी चीज़ों में हम अमेरिका के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों में, क्यों ना हम अमेरिका से, अमेरिकन इतिहास से कुछ पॉजिटिव चीज़ अपना लें। ये मेरा व्यू है। क्या हम इसे इस तरह से देखें कि दरअसल एक आधुनिक भारत के निर्माण के जो रिफ्लेक्शंस आज हैं हमारे सामने, वो टिपिकल हैं जिस तरह से अमेरिका बन रहा था अब से 100 साल पहले? नहीं, निर्माण में तो ख़ास सिमिलैरिटीज़ मुझे नहीं नज़र आती हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, उनका एक यंग सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोग एक अलग थिंकिंग है, उनकी आउटलुक अलग है। हमारी सिविलाइजेशन बहुत ही, वी आर प्राउड, हमारी हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन वो बहुत ही प्राचीन है। तो निर्माण में नहीं, पर मुझे लगता है 100 साल का गैप है। जैसे मैंने पहले कहा, उनकी गलतियाँ, उनकी प्रगति जो वो लोग 20वीं सदी में करे हैं, मेरे नज़रिया से वो गलतियाँ, वो प्रगति हम अभी कर रहे हैं, और हमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा उस प्रोग्रेसिव लेवल में आने के लिए।
हमारे पास अपनी भी चुनौतियां हैं, जैसे अमेरिका के साथ जाति का संकट उस तरह से नहीं है बिल्कुल अलग सवाल है ये उनके लिए और हमारे लिए। उसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो हमारी भूमिका रही है, चाहे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के ज़रिए रही हो या और तरीक़ों से भी, जो भारत की एक छवि रही है, उस सवाल को अगर देखें, विकास के सवाल पे भी जितना डाइवर्सिफाइड यहाँ का समाज है और जितने अलग अलग स्पैम हैं, चीज़ों को देखने के तरीके हैं, इसके अलावा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी जो है वो इतनी डाइवर्सिफाइड है। हर स्टेट की अपनी एक पहचान है, अपना एक महत्व है और इस वजह से उसकी अपनी एक राजनीति है। अमेरिका के साथ चलते हुए ऐसा नहीं होता है। तो किस तरह से हम आपको लगता है, जब आप कहते हैं कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है, किन चीज़ों से बचने की और क्या सीख के आगे चलने की ज़रूरत है? ये हिस्ट्री कांग्रेस में एक स्पेशल पैनल था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में। तो दूर से हमें लगता है अमेरिका कुछ एक परफेक्ट मॉडल है, पर उनके देश में भी किस्म किस्म के सामाजिक एगनी हैं, सामाजिक तकलीफ़ें हैं, जैसे कि उनकी कलर प्रॉब्लम है, कलर्ड पीपल, एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे मुल्क में कम्यूनल प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो वो उनको नहीं हल कर पाए हैं, पर वो चेष्टा कर रहे हैं, वो प्रचेष्टा कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। हमें उनसे वहाँ से भी कुछ हमें पढ़ने चाहिए कि हम अपने जो सामाजिक तकलीफ़ें हैं उनको हम किस तरीके से सुलझाएं। हमारे कास्ट के प्रॉब्लम्स, हमारे अंडर प्रिविलेज लोगों के प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी हमारे देश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज़ के, हिंदुस्तान दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अर्बनाइज हो रहा है। तो अमेरिका ने कैसे अपने अर्बन इश्यूज़ को सॉल्व किया है, स्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो ये ऐसे भांति भांति की चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आपने और एक कहा कि जियोपॉलिटिक्स के बारे में, साउथ एशिया का क्या रोल है। तो मुझे लगता है हमारा डेमोक्रेसी, हालांकि हम उसको कितनी भी क्रिटिकल नज़रिया से देखें, हमारा डेमोक्रेसी बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हम भी कुछ अमेरिका को बता सकते हैं, हम भी उनको कुछ दे सकते हैं हमारे तरफ से, कि भांति भांति लोग होने के बावजूद भी हमारा देश कैसे सख्ती के साथ खड़ा है, हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, हम किस तरीके से करप्शन से डील कर रहे हैं। वो लोग परफेक्ट नहीं हैं, वो भी हमसे शायद सीखने लगे हैं, सीख रहे हैं। और आप जानते हैं 26 जनवरी को वहाँ के प्रेसिडेंट ओबामा आने वाले हैं। तो ये कुछ सोच समझ के वो यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, हमारे साथ सामाजिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। न्यूक्लियर इशू भी आज 21वीं सदी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे तरीके से साउथ एशिया में हिंदुस्तान का जो लीडरशिप है वो हम खुद जानते हैं, हमें गर्व है। और मुझे लगता है अमेरिका भी हमारे तरफ देख रहा है। हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी नज़र में रखते हुए हिंदुस्तान का रोल आज हर तरीके से एशियान में, सार्क में, हर ग्रुप में इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर रूबी मलूनी, आपसे इतिहास के 2 अलग अलग पहलुओं पे हम लोगों ने बातचीत की। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय इतिहास कांग्रेस से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के लिए और हमारे विशेष कवरेज के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। साथ में www.rajyasabhatv.com के जरिए हम आपके साथ हैं। नमस्कार।